सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। एक्चुअली जो आप लोग का सेकंड चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें कुछ टॉपिक बचे थे, तो उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए। वेरी गुड रितेश, रोहित, रौनक, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग जल्दी से सबको कनेक्ट करिए। देखिए, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था ना व्हाट्सएप पे कि आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद भी आप लोग को जैसे 10 मिनट लेट करना पड़ा। इससे पहले भी एक बार और की हुआ था, लाइव आया था तो कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ। जल्दी जल्दी जल्दी। पलक, आयुष, कहाँ रह गए थे आयुष? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के कुछ पॉइंट बचे थे, उसको क्लियर कर देते हैं। और देखिए, आप लोग का एग्जाम अभी फरवरी मिड से स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम इत्मीनान से पढ़िए, आराम से, कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं है। बिकॉज जल्दी करेंगे तो साल भर तो आप लोग जल्दी किए ही थे, तो अब ये एक महीना रुकिए, इत्मीनान से पढ़िए, और गारंटी है मेरी कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है सर, आज मंगलवार था ना तो हनुमान मंदिर गया था। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मंदिर वंदिर जाइए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि आखिरी ऑप्शन वही है ही आप लोग के लिए। ठीक है, समृद्धि गुड इवनिंग, कमलेश गुड इवनिंग, और लोग को जोड़िए। सूरज गुड इवनिंग। सूरज, तुम कल कहाँ थे? कल की क्लास में नहीं आए। गुड इवनिंग। रौनक गुड इवनिंग। नेहा गुड इवनिंग। शिवी गुड इवनिंग। ठीक है, सबको 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 गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सर, आखिरी रास्ता भगवान का ही। नहीं, सही बात है बच्चा, आखिरी रास्ता भगवान का ही होता है। भगवान को भी इतना पता है, भगवान भी समझदार हैं कि बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो कुछ तो काम होगा। साल भर नहीं याद किए, आज के दिन याद कर रहे हैं तो कुछ तो काम होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने अभी तक बता दिया था कि महात्मा गांधी 1915 में आए, तो फिर उन्होंने लगातार बैक टू बैक 3 जो है आंदोलन किए, तीनों जीते। चंपारण का, खेड़ा का, फिर गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, तब अंग्रेज क्या थी, गुस्सा गई। वो होता ना कि खिसियाए बिल्ली खंबा निचोड़े, तो उसी तरह तो अंग्रेजों को लगा अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें महात्मा गांधी को क्या करना है, दबाना है। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया, जो कि ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसमें था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, आपको सीधे सब के बिना पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी हो, वॉटेवर। तो ये पढ़ा। उसके बाद देखा कि महात्मा गांधी को लग गया कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्षेत्रीय आंदोलन को वर्ल्ड लेवल पे ले गए कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे आंदोलन करेंगे। तो उसमें फिर आपने देखा कि जलियांवाला बाग हो गया। मतलब अंग्रेजों को दबाना चाहते थे, और अंग्रेज खुद चाहते थे कि ये मेरे पे वार करे ताकि मैं इन पे दोगुना वार करूं। अगर कोई बच्चा है यूकेजी का, फर्स्ट का, और आपको क्लास 10th में, तो अगर वो आपको उसको मारना था, आप डायरेक्ट उसको नहीं मार सकते ना, आपको थोड़ा सा माया लगेगा कि इतना छोटा है, कमजोर है, क्यों मार। आप क्या करोगे, उसको उकसाओगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो वो खुद ही आपको मारेगा। और आप ये भी जानते कि वो मुझे मारेगा तो बदले में मैं रिएक्शन दे दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता कि वो मुझे मारेगा तो मुझे रत्ती भर भी चोट नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या करोगे, उसको उकसाओगे, उसको हल्का सा यहाँ मारोगे, हल्का सा ऐसे टच करोगे, उसको पोक करोगे, उसको चिढ़ाओगे, तो मतलब उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा। और वो जब आपको मारेगा तो आप एक पड़ाका मार के उसको वहीं पे गिरा दोगे। तो वही चीज ब्रिटेन वालों जान गए थे कि भारत के पास क्या है, पावर नहीं है, उनको केवल उकसाना है, उनको हराना है। तो जलियांवाला बाग हो गया, जिसको ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, अप्रैल में 1919 हुआ। उसके बाद लोग और आक्रोश में आ गए, तो लोगों को और मारा गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, महात्मा गांधी को लग गया कि नहीं भाई, अकेले ऐसे कुछ नहीं होगा, अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे कोई भी आंदोलन करना है तो हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम जोड़ना शुरू कर दिया। वही खिलाफ मुस्लिम को ले लिया खिलाफत आंदोलन के तहत, और हिंदू को ले लिया स्वदेशी आंदोलन के तहत, दोनों को ज्वाइन करके स्टार्ट कर दिया। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने दांडी यात्रा की, मतलब नमक कानून को तोड़ा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या होता है, साइमन कमीशन आया था। उसमें क्या थी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारत के संविधान पे, भारत के रूल्स पे बात करेगी। बट उसमें भारत के जो 7 मेंबर थे, उसमें भारत का कोई मेंबर ही नहीं था। उस कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें भारत का कोई मेंबर ही नहीं था। तो वहाँ पे भी लोगों को आक्रोश हुआ कि भाई, अगर तुम मेरा डिसीजन ले रहे हो, मेरे घर का डिसीजन ले रहे हो, तो मेरे घर का एक सदस्य तो होना चाहिए ना, वो बताएगा ना कि क्या चीज़ें गलत हो रही मेरे घर में, या क्या चीज़, किस तरह की प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ। तो एक मेंबर तो जरूरी है। तो उसमें मेंबर नहीं लिए गए थे, जिसमें से और प्रॉब्लम हुई, तो लोगों ने उनका विरोध किया, साइमन का विरोध किया, साइमन गो बैक से। फिर लॉर्ड इरविन ने जो है गोलमेज सम्मेलन कहा कि आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एमजे मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, राउंड टेबल, जिसमें था कि आप लोग आइए और अपने बताइए आपको किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह का चाहिए। तो उसको में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने क्या किया, वहाँ जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें बोला गया था कि हम आपको रूल करने का मौका देंगे, बट आप जो भी चीज़ करोगे वो ब्रिटिश के अंडर में। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कह दिया कि अब अगले साल से 26 जनवरी 1930, यानी अगले साल से हर 26 जनवरी को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस दिन हम शपथ लेंगे, किसकी, इस दिन हम शपथ लेंगे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इस दिन हम शपथ लेंगे कि अब हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे जो नहीं पढ़ा था वो था कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट्स, कैसे उन्होंने लिया। मतलब जैसे कि आपने देखा कि बहुत जगह आंदोलन क्या हो गया था, महात्मा गांधी जी के नाम पे उनके गलत आइडिया, गलत आइडियोलॉजी को जो है रिप्रेजेंट किया गया। जैसा कि आपने देखा जब गौरीला वाला आंदोलन हुआ, गौरीला आंदोलन, गौरीला फाइट हुआ, तो उसमें क्या था, उसमें भी राम जी की आइडियोलॉजी को गलत बताया गया ना, अरे सॉरी, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को गलत बताया गया ना। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, अहिंसा के रास्ता पर चलना। लेकिन जब गोरिल्ला की एक ग्रुप बना, गोरिल्ला फाइट हुआ, गोरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ
नीचे आंध्र प्रदेश साइड में, तो वहाँ पे लोगों को क्या किया गया, वहाँ पे लोगों को बोला गया कि नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा है बाजार लूट लो, महात्मा गांधी जी ने कहा है अनाज लूट लो, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि क्या करो, हिंसा करो, क्योंकि ये लोग अहिंसा से नहीं समझने वाले, इनके लिए हिंसा ही सबसे बड़ा यंत्र है। तो ये किया गया। तो मतलब कि बहुत सारी जगह पे लोगों ने महात्मा गांधी जी के थॉट को अलग अलग लिया। कुछ लोगों ने उनके प्रोस्पेक्टिव को राइट वे में लिया, तो कुछ लोगों ने रॉन्ग वे में लिया। तो वही है टॉपिक हमारा कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट जो मतलब लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने आंदोलन को कैसे कैसे नजरिए से देखा, कैसे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कैसे कैसे अपने अपने मेंटल थॉट से देखा। तो देखो, गांव में जो संपन्न किसान समुदाय थे, जैसे गुजरात वगैरह के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, तो ये जो किसान लोग थे ये जन आंदोलन कर रहे थे। इनका कहना था कि जो ये लोग व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान हैं। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। देखो, इसमें क्या था कि जो किसान थे, इस आंदोलन को इस तरह से नहीं लिया कि हमें ब्रिटिश को बाहर भगाना, उन्होंने बस इस तरह से लिया कि जो व्यावसायिक खेती की जाती है, व्यावसायिक खेती मतलब होता है जैसे कि जो ऐसी कुछ एग्रीकल्चर जो हम सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। तो जैसे आप हो गए, जैसे कॉफी हो गया, तो जो कॉफी का प्लांटेशन होता है, कॉफी का बागान होता है, तो जाहिर सी बात है कॉफी का प्लांटेशन क्यों होता है, फॉर बिजनेस, कि हमें उसको एक्सपोर्ट करना। टी का क्यों होता है, तो एक्सपोर्ट करना है। रबर का क्यों होता है, तो एक्सपोर्ट करना है। गेहूं का भी बहुत लोग होते हैं कि वो बिजनेस माइंड से भी कर देते हैं कि कुछ हम रखेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, बिजनेस पे लगाएंगे। तो उसमें क्या किया है कि ये सब चीज़ों को, मतलब जो व्यावसायिक क्रॉप थे उनको कम कर दिया कि आप लोग ये सब नहीं करोगे। साथ ही साथ उनकी जो फसलें थी वो 2 साल से खराब जा रही थी, क्योंकि पानी ज़्यादा बरस जा रहा था या कभी पानी नहीं बरस रहा था, पूरी तरह सूखा पड़ जा रहा था, तो उनकी फसलें 2 साल से खराब हो रही थी। अब उनके पास खुद खाने के पैसे नहीं है, वो कैसे टैक्स भरे। उनके पास खुद जब खाने के, किसान के पास पैसे नहीं हो तो तुम्हारा लगान कैसे दे। तो उनका आंदोलन में जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि हमारे लगान को माफ किया जाए। जो अंग्रेज बोलते हैं ना कि तुम्हें 2 गुना लगान देना पड़ेगा, तो वही चीज़ है कि इनके लगानों से हमें मुक्ति चाहिए, इनके लगानों से हमें फ्रीडम चाहिए, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। मजदूर इस आंदोलन में क्यों जुड़े, तो मजदूर इस आंदोलन में इसलिए जुड़े क्योंकि जो महात्मा गांधी ने केवल गुजरात के मील मजदूरों की व्यथा सुनी, वह आंदोलन किया। लेकिन केवल ऐसा नहीं है ना कि इंडस्ट्री या औद्योगिक चीजें केवल गुजरात में, महाराष्ट्र में है, आपका देख लीजिए दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिम साइड में। तो वहाँ के जो मजदूर थे वो इसलिए आंदोलन में जुड़े कि हमें भी अपने वेजेस को, जो भी हमारी कीमतें हैं उनको बढ़ाना है, हमें भी यहाँ बेगारी मजदूरी नहीं करनी है। जितना हम करेंगे हार्डवर्क, उतना ही मुझे सैलरी, उतना ही मुझे सामने से रिटर्न आना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो मजदूर क्यों जुड़े, अच्छे वेजेस के लिए, कि मुझे जितनी मेहनत करनी है उतनी सैलरी मुझे मिलनी चाहिए। किसान क्यों जुड़े, कि उनके 2 साल से क्रॉप खराब हो गए थे, उसके बाद भी ये जबरी लगान ले रहे हैं, तो किसान को इसलिए जुड़ गए। फिर तीसरा क्या था, तीसरा था चंपारण में इंडिगो की खेती होती थी, उसको बंद करा दिया गया। उसी तरह बहुत सारी जगह में जबरदस्ती खेती कराई जाती थी, तो वो लोग उस लिए जुड़ गए। चौथा था जो बागान में लोग खेती करते थे, जो बागान कृषि करते थे, तो उसमें ब्रिटिश का रूल था जो भी बागानी खेती करने आएगा उसको हम उससे फैमिली से मिलने नहीं देंगे 1.5 साल 2 साल, और अगर वो छुप के मिलने जाता है तो उसको हम नौकरी से निकाल देंगे, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको हम जेल में डाल देंगे। और यही हुआ ना, जब महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था कि हम लोग सब लोग विनय के साथ हाथ जोड़ के आपकी चीज़ों का अवज्ञा करेंगे, तो वहाँ के जो बागान, जो कॉफ़ी प्लांटेशन कर रहे थे, टी प्लांटेशन कर रहे थे, वो लोग भी समझ गए ना, उन लोगों को भी लगा यार कि चलो इसी में हम लोग भी अपना आंदोलन करते हैं। हमारे लीडर महात्मा गांधी ने किया है, बोला है, हमारे लीडर महात्मा गांधी ने बोला कि इनका अवज्ञा करो, इनकी बातों को इग्नोर करो, इनकी बातें ना मानो, लेकिन शांति से। हम भी वही करेंगे। इनका रूल है कि जो बागान में काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, वो उस बागान के 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकते, हम जाएंगे आराम से। वो कहेंगे कि मत जाओ, हम जाएंगे बिना कुछ लड़े, बिना कुछ हिंसा किए। तो वही हुआ। तो वो लोग भी ऐसे केवल वही नहीं थे, केवल कर्नाटक की साइड नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बागानी कृषि से त्रस्त थे। वो इसलिए त्रस्त थे क्योंकि रूल ही इतना खतरनाक था ना कि एक बार जो उसमें एंटर कर गया उसको जल्दी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता था। तो इस पर भी लोगों ने विरोध कराया, तो ये लोग भी आंदोलन में जुड़े। मुस्लिम लोग क्यों आंदोलन में जुड़े थे, क्योंकि उनके खलीफा के पद को हटा दिया गया था, तो इसलिए वो जुड़े। हिंदू क्यों जुड़े थे, उनको स्वदेशी, उनको क्या चाहिए था, सॉरी, उनको चाहिए था स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए था। कांग्रेस क्यों जुड़ी, पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो मतलब आंदोलन में तो हर कोई जुड़ा, लेकिन सबका जो प्रोस्पेक्टिव है, सोचने का नजरिया है, वो अलग था। वो अलग चीज है। अगर सब आप सबके प्रोस्पेक्टिव को मिला के एक लॉन्ग थिंकिंग देखें तो सबकी एक ही सोच थी कि ब्रिटेन को, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। बट लेकिन सब अपने अपने मुद्दों पे लड़े। किसान इसलिए नहीं लड़ा कि अंग्रेजों को बाहर निकालो, किसान इसलिए लड़ा कि हमारे लगान को माफ किया जाए। मजदूर इसलिए नहीं लड़ा कि अंग्रेजों को बाहर निकालो, मजदूर इसलिए लड़ा कि हमारे जो वेजेस है, जितना हम हार्ड वर्क करें उतना ही हमें सैलरी आउटपुट आना चाहिए। जो बागान के किसान है वो इसलिए नहीं लड़े कि अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए, वो इसलिए लड़े कि हमें इस 4 दीवारी से बाहर निकलना है। जो मुसलमान है वो इसलिए नहीं लड़े कि अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए, वो इसलिए लड़े कि हमें अंग्रेजों को नतमस्तक करना है, हमें अंग्रेजों को धूल चटानी है, हमें अंग्रेजों को उनकी गलती का एहसास दिलाना। हिंदू लड़ रहे थे स्वराज के लिए, कांग्रेस लड़ रही है पूर्ण स्वराज के लिए। तो मतलब आप देख रहे हो सबका मोटिव अलग अलग है, बट इस सब चीज़ को आप एक कंबाइन करो, एक लॉन्ग थिंकिंग सोचो, तो सब किसके खिलाफ है, अंग्रेज के। सब चाह रहे कि अंग्रेज बाहर जाए, सब चाह रहे कि अंग्रेज हमारे भारत को मुक्त करे, हमारे भारत को फ्रीडम दे, इंडिपेंडेंस दे। तो यही है कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, ठीक है। जैसे शहर के लोग थे। अब देखो इसमें क्या था, इसमें एक अंतर यह है कि जो गांव और शहर की बात करें
तो जो गांव में आंदोलन था वो थोड़ा उग्र हो रहा था। शहरों में भी आंदोलन स्टार्टिंग में पीक पे गया, बट शहर में अगर आप रहोगे तो आपकी थोड़ी कुछ नीड होती है जो आप शहर में रह के पूरा कर सकते हो। लाइक गांव के लोग हैं वो आंदोलन में गए, उनको खाने की कमी नहीं है क्योंकि उनको एग्रीकल्चर है, कृषि अनाज रखा है। शहर के लोग क्या करेंगे, शहर के लोगों को हर दिन ग्रेन्स, हर दिन अनाज खरीदना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी कंपनी को कितना दिन बॉयकॉट करेंगे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। उनके भी परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे, उनको भी भूख लगती है, उनको भी लगेगा ना। 3 महीने से तो इनका आंदोलन कर रहे हैं, और अंग्रेजों के वो क्या कहते हैं, कान में जूं तक नहीं रोंग रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है अंग्रेजों को कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर एक टाइम इंसान फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी फैमिली के पास जाएगा ना। माना कि देश को आज़ाद करवाना है, लेकिन उससे पहले फैमिली भी तो देखनी है। तो शहर में ये चीज़ें उतना तेजी से नहीं फैल पाई जितना गांव में। गांव में के लोग एकदम उग्र थे। गांव के लोग इतना उग्र थे कि चोरी चोरा जो कांड हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें गांव के लोग आराम से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आई, इनको उकसाते हैं, एलकेजी के बच्चे हैं बैठे हैं, उकसाते हैं। कैसे उकसाए, किसी को सिर पे मार दिया, किसी आदमी है कोई पीछे बैठा, उसके पीठ पे 2 कमार के पीछे खड़े हो गए, झूठ का ये हवा फायरिंग कर रहे हैं। तो लोग क्या है, भड़के, लोग क्या करें, भड़के। उसी में कुछ लोग को बंदूक के उल्टे साइड से मार दिए सिर पे, 1-2 लोग को पीछे वाले को मारे थे ताकि सब भड़के, और सब भड़क गए। सब भड़क गए तो ये अंग्रेज भी सोचे कि अब हमें क्या करना, अंग्रेज यानी ICSE बोर्ड वाले सब सोचे कि अब हमें जेल में जाना है। तुरंत हम जेल में जाते अपने आप को अंदर से ही लॉक कर लेते, ये लोग क्या आ पाएंगे। अब ये भूल गए थे कि भाई वो सब गाँव के हैं, देसी हैं, देसी का जुगाड़ कितना खतरनाक था। तुरंत से वो लोग पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद करके पूरे पुलिस स्टेशन में, पूरे पुलिस थाना में आग लगा दिया। तो गाँव में ये चीज़ें उग्र हुई, क्यों? क्योंकि गांव के लोगों उतना डिपेंड नहीं थे चीज़ों पे जितना कि शहर के लोग थे। बट शहर में ये चीज़ देखने को मिला कि शहरों में जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, वुमेन्स थी, वो भी पुरुषों की तरह ही कंधे से कंधा मिला के आंदोलन में साथ दे रही थी। गांव की नहीं दे रही थी, क्योंकि गांव की महिलाओं को देखो, अभी अब तो जैसे चीज़ें बदल गई, लेकिन पहले देखे तो गाँव की महिलाओं के लिए क्या था, लाइफ उठना है, परिवार के लिए खाना बनाना, घर देखना है, सो जाना है, बस। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं था। उनको सोसाइटी में पता ही नहीं क्या चला, उनको पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री कौन है, उनको पता नहीं कि राष्ट्रपति कौन है, अब की बात नहीं करें, पहले की बात करें। उनको पता नहीं कि हमारे गांव का सभासद कौन है, उनको पता नहीं हमारे गांव का प्रधान कौन है, उनको पता नहीं हमारे एरिया का विधायक कौन है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 4 दीवारी में है, उनको नहीं पता। वही शहर की महिलाएं इंडस्ट्री में जा रही हैं, औद्योगिकरण में जा रही हैं, औद्योगिक चीज़ों में जा रही हैं, बड़े बड़े स्कूल में जा रही हैं, पढ़ा रही, तो उनको हर चीज़ों का एक आइडिया था। तो वो लोग आंदोलन में को समझे कि जो आंदोलन हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, ये हमारे लिए हो रहा है, आंदोलन हो रहा है हमारे लिए। तो गाँव में आंदोलन तेज हुआ शहरों की अपेक्षा, बट शहरों में हर कोई भागीदारी लिया, मतलब लड़के, औरतें, बूढ़े, हर कोई, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी जो स्कूल में पढ़े उनको भी लग गया कि नहीं भाई ये जो हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है, तो भी लिए। बाकी गांव में आप देखो तो केवल और केवल आदमी थे, ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिव। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा की सीमाएं, मतलब द लैक इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुआ, सविनय अवज्ञा मूवमेंट चला कि हम लोग क्या करेंगे, विनय के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, उसकी क्या क्या गलतियाँ थी, तो वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप बताइए, इतना समझ में आ रहा है? आयुष सर, आपका अभी तक तबीयत नहीं ठीक हुआ, जुकाम वगैरह थोड़ा ठीक हो गया, अभी खांसी नहीं गया, अभी खांसी 2-3 दिन रहेगा। खांसी को ज़्यादा ही प्यार हो गया है मुझसे। सबको समझ में आ रहा है ना सबको? सर आप अनुराग लिखा है कि सर आप वो गांधी और नाथूराम गोडसे का नहीं बताया। अनुराग जी आप कल क्लास में नहीं थे क्या? हम बोले इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे ना। गांधी और नाथूराम गोडसे बहुत, मतलब देखा जाए तो बहुत ही फेमस टॉपिक है। कौन सा? ये नाथूराम गोडसे, गांधी जी। अगर आप मुझे समझते हो कि मैं टीचर हूँ, अगर आप मुझे समझते हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जमीन आसमान का फ़र्क है। और कल के वीडियो में मैं बता भी चुका था कि ज़मीन कौन है, आसमान कौन है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? शिवी सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, 4th 5th चैप्टर भी है। अब कितना जल्दी पढ़ाएं? देखिए शिवी जी या फिर बहुत सारे लोग हैं, अब मेरे पे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि जल्दी से 3rd चैप्टर पढ़ा दिए, 4th चैप्टर पढ़ा दिए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, जनवरी भर में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई भी चीज़ हम जल्दी कितना जल्दी पढ़ाएं, या तो केवल हम टॉपिक टू टॉपिक आपको बताएं कि ये टॉपिक बस ये कहता है। अगर हम आपको उसके रेफरेंस में एग्जाम्पल नहीं देंगे, उसके रेफरेंस में बातें नहीं बताएंगे, तो आप नहीं समझ पाओगे पढ़ाई से क्या फ़ायदा। और ये जो आप सोशल सोच रहे हो, ये जो हिस्ट्री है, तो जब ये आपका पेपर आएगा तो आप कोई भी चीज़ रट के नहीं दोगे, यहाँ पे आपके दिमाग, आपका खुद का सेंस होगा तभी आप दोगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा मूवमेंट डिस्क्राइब करिए, तो आप रट के कितना जाओगे? आप रहो, अगर हो पढ़े हो, आपके दिमाग में है, तो आप क्या करोगे, उसको रिलेट करके दिखाओगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये बोला गया था कि उसमें महात्मा गांधी ने आंदोलन छोड़ा था जिसमें हमें क्या करना, बॉयकॉट करना ब्रिटिश को बिना किसी हिंसा के, अहिंसक रूप से। फिर उसमें आप गांधी जी के रेफरेंस जोड़ दो, कांग्रेस के रेफरेंस जोड़ दो, तो ये आप तभी समझे रहोगे जब आप पढ़े रहोगे। रटने से कुछ नहीं होता, रटने से कुछ नहीं होता, रटने से सिर्फ आप लोग बनोगे तोता, और कुछ होगा नहीं। रौनक, रोहित, अनुराग, पलक, आयुष, कमलेश, समृद्धि, संभवी, शिवी, रितेश, नेहा, सूरज, आयुष, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है।
तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि लास्ट टॉपिक है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या क्या कमियां थी जिसके कारण इसको रोकना पड़ा, रद्द करना पड़ा। तो पहला कमी तो कोई बता देगा क्या थी कि ये आगे जाके हिंसक रूप ले लिया, चौरी चौरा कांड, ठीक है। और क्या क्या थी इसमें था कि इसमें दो ग्रुप बने थे, जैसे कि पार्टिसिपेट ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसमें सब लोग हिस्सा लिए, लेकिन दो ग्रुप हिस्सा नहीं लिए थे, एक दलित और एक मुस्लिम। तो क्यों नहीं लिए थे तो उसे बताते हैं। तो दलित इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि इनको कांग्रेस ने उतना सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को लगा था कि अगर हम दलितों को सपोर्ट करते हैं तो पहला फैक्टर आ रहा था थोड़ा बहुत अनटचेबिलिटी का, ठीक है। सेकंड फैक्टर ये आ रहा था कि अगर हम दलितों को ऐड कर लेते हैं तो अगर जो ऊपर वर्ग के लोग हैं, जो जनरल वर्ग के लोग हैं, वो हमसे खपा हो जाएंगे, तो हमें कल को इलेक्शन भी लड़ना है, तो हमें सब चीज़ देख के चलना पड़ेगा। तो इसलिए भी दलितों को जोड़ा नहीं गया। लेकिन फिर बाद में महात्मा गांधी ने दलितों को जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश तब तक आज़ाद नहीं होगा जब तक हम सब रीयूनाइट ना हो जाए। अगर आप एक पक्ष को छोड़ के चलोगे तो आपको लग रहा है कि एक पक्ष को छोड़ के आप देश को आज़ाद करा पाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। देश क्या है, तो देश एक ट्रेन की तरह है। हर एक नागरिक के देश ट्रेन का क्या है, चक्का है। अगर एक चक्के में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा ट्रेन रुक जाता है। तो वही महात्मा गांधी ने समझाया कि जो दलित को आप लोग छोड़ के सोच रहे हो कि हम क्या करेंगे, एक पूरा देश आज़ाद कराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस थी उस समय, थोड़ा दलितों को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। गांधी जी ने सपोर्ट किया, साथ ही साथ गांधी जी ने कहा दलित मतलब हरिजन। हरिजन मतलब क्या होता है, जो भगवान के क्या हो बच्चे हो, भगवान के बच्चों को, हरि के बच्चों को हरिजन कहा जाता है। गांधी जी कहते थे अनटचेबिलिटी का अंत करो तभी आज़ादी मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का अलग एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ये कहते थे कि हमें क्या चाहिए, एक अलग क्षेत्र चाहिए जहाँ से हम लड़े और चुनाव लड़े, जहाँ से, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, बहुत समझाया पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कि हम ऐसा नहीं दे सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी को डर था अगर हम इनको अलग क्षेत्र देंगे तो बाद में देश बन जाएगा। जैसे मुस्लिम लीग को एक अलग क्षेत्र दिया गया कि आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते हैं, आगे क्या हुआ, वही एक जाके देश बन गया पाकिस्तान। तो महात्मा गांधी को डर था कि अगर हम दलितों को भी अलग जगह देंगे तो हो सकता है आगे जाके वो भी वहां से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के अपने अलग देश का मान कर ले। तो गांधी जी कहे कि नहीं, हम ये नहीं देख सकते। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में विवाद हुआ, झगड़े हुए, लड़ाई हुए। तो महात्मा गांधी ने फिर एक अनशन पे बैठ गए। अनशन का नाम था फास्ट ऑन टू डेथ। फास्ट ऑन टू डेथ अनशन पे बैठ गए कि तुम मेरी मांगों को समझो, मानो, वरना हम अनशन करेंगे टिल डेथ, कि जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब हम अनशन करेंगे। फिर क्या हुआ, सितंबर 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मान गए कि चलिए ठीक है महात्मा जी, आप जो कह रहे हो वो ठीक ही है, हम आपकी बातें समझ गए, अब अनशन से उठ जाओ। तो 1932 सितंबर 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ, और उस पूना पैक्ट के तहत क्या किया गया, उस पूना पैक्ट के तहत ये समझौता किया गया कि हम दलितों को एक रिजर्व रीजन नहीं देने जहाँ से वो इलेक्शन लड़ सके, लेकिन हम दलितों को रिजर्वेशन देंगे। और तभी से पूना पैक्ट के बाद से ही रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया। समझ में आया? पूना पैक्ट के बाद से क्या हो गया, रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया। सबको समझ आ रहा है ना? चलो लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं, हम फिर भी पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो पूना पैक्ट के बाद से क्या हुआ, रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई। तो लोग रिजर्वेशन के बारे में बोलते हैं ना, तो रिजर्वेशन किसने स्टार्ट किया? तो पूना पैक्ट में एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। इस समझौते के तहत रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया। यहाँ पे थोड़ा देखो तो महात्मा गांधी की बातें सही थी। मुस्लिम लीग को अलग एक दिए अपनी कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा, उन्होंने एक अलग देश बना लिया। वही सेम चीज़ अगर दलितों के साथ हो जाता है तो वहाँ भी आगे चल के एक देश में भी बन सकता था, जो कि आगे भविष्य में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए महात्मा गांधी ने अनशन किया, समझौता हुआ, पूना पैक्ट, पूना समझौता, और उसके बाद से दलितों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। और रिजर्वेशन क्या है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन सही लगता है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन गलत लगता है। तो ये भी हम आपको एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी आप सोचोगे कि सर हर चीज़ तो सेपरेट वीडियो बोले। तो सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये आपका क्विक रिवीजन चल रहा है ना, इसी में हम रिजर्वेशन ला दें, या जो आयुष ने जैसा बोला कि गांधी जी और नाथूराम गोडसे की चर्चा ला दें, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इतना लंबा करना जितना आपके दिमाग में, आपके इस छोटे से दिमाग में लंबी चीज़ें ज़्यादा नहीं जाएंगी, इसलिए छोटा रखना है वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इम्पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट और रिजर्वेशन मिल गई, और कहें कि हम दलित को क्या करेंगे, सीट कर देंगे रिजर्व। अब इसमें क्या था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसने भी पार्ट नहीं लिया, उसमें पार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, असहयोग आंदोलन, तो उसमें हिंदू मुस्लिम साथ थे, हिंदू थे स्वराज के लिए, मुसलमान थे खलीफा के लिए। लेकिन तो पहला चीज़ था कि रीजनल फैक्टर, धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों में डिस्टेंस आने लगा, हिंदू और मुस्लिम में एक डिस्टेंस होने बढ़ने लगा। रीजन क्या था, रिलीजियस फैक्टर, कि धर्म के नाम पे भी थोड़ा डिस्टेंस होने लगा, कि तुम्हारी पद्धति अलग है, मेरी पद्धति अलग है, तुम्हारा पूजा करने का सिस्टम अलग है, मेरा अलग है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आने लगा। और सेकंड चीज़ था कि हिंदू ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, हिंदू महाराष्ट्र, और मुस्लिम ने हिंदू महासभा, और मुस्लिम ने एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दोनों में थे, जैसे मुस्लिम लीग में थे तो उसमें मुस्लिम नेता थे, हिंदू महासभा में हिंदू नेता थे। तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि हिंदू महासभा कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं लेती थी, सेम फॉर मुस्लिम लीग। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर आने लगे। अब क्या क्या कितने फैक्टर जोड़ना आप अभी भी देख सकते। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव। मतलब कैसे लोगों के अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव आया, कैसे लोगों के अंदर आया कि हमें ब्रिटिश को हराना चाहिए, कैसे लोगों के अंदर आया हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहिए। तो इसका पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल।
पहला था यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल में क्या था कि एक मोटिव बना दिया गया कि इंडिया से ब्रिटेन को भगाना है, तो जिसमें क्या किया, सबका स्ट्रगल एक बराबर था। ऐसा नहीं था कि किसी ने स्ट्रगल किया किसी ने नहीं किया, सभी ने, हर एक समुदाय हर एक पंथ ने सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग ने बाद में नहीं किया, पहले वाले में तो किया ना, पहले में अपने खिलाफत के लिए खिलाफत आंदोलन लड़े। तो क्या हुआ कि मतलब सबके अंदर एक जज्बा, सबके अंदर एक भाव पैदा किया गया। किसका भाव? तो राष्ट्र का। और सेकंड चीज़ था कल्चर प्रोसेस, जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से भी लोगों को जोड़ा गया और लोगों को संस्कृति और सभ्यता से जोड़ के बताया गया कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता कितनी अच्छी थी, जो कि प्राचीन इतिहास में। लेकिन जब से ये ब्रिटेन के लोग आए हैं, हम लोग अपनी जो संस्कृति सभ्यता जिस पे गौरव करना चाहिए, जिस पे प्राउड करना चाहिए, आज वही संस्कृति और सभ्यता को हम लोग खोते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। तो लोगों को इस चीज़ पे भी उनका ब्रेन वॉश किया गया। तीसरा था रिलीजियस फैक्टर, उनको रिलीजन के नाम पे भी किया गया, जैसे कि मुस्लिम को किया गया कि तुम्हारे खलीफा का पद हटा दिया, क्या करो, इनके विरुद्ध लड़ो। तो रिलीजन फैक्टर भी था। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे। आपका देख लीजिए तो पितृभूमि फैक्टर था कि जैसे पिता की जो भूमि है उन पे ये लोग वर्क कर रहे हैं, अपने खुद के लैंड पे, हमारे खुद के अपने खुद की ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों को क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे फैक्टर थे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिससे के तहत लोगों का एक तरह से देखो तो ब्रेन वॉश कर दिया गया, लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया कि जो तुम्हारे साथ ब्रिटेन के लोग गलत करें। साथ ही साथ भारत माता का चित्र बनाया गया। भारत माता के चित्र सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया, फिर साथ में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, उन्होंने अपनी एक किताब थी आनंद मठ, उसमें क्या किया था, इस गीत को डाला। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा किया गया। अपने आप राष्ट्रवाद पैदा नहीं हुआ, लोगों के अंदर पैदा किया गया। उनको यूरोप की कहानियाँ बताई गई, उनको अमेरिका की कहानियाँ बताई गई, उनको महात्मा गांधी ने अपने साउथ अफ्रीका का आंदोलन बताया। मतलब लोगों को हर तरीके से मोटिवेट किया गया कि जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। अगर यूरोप के लोग नेपोलियन को हटा सकते हैं, नेपोलियन जो कि महान शासकों में गिना जाता है, उसको हटा सकते हैं, उसको वाटरलू के युद्ध में हरवा सकते हैं, उसको नतमस्तक करवा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं करवा सकते। हमारी जो भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता को समझो, हमारे इतिहास में देखो तो कितने वीर प्रतापी राजा हुए, शिवाजी हुए, अशोक हुए, कितने वीर प्रतापी राजा हुए, उसके बाद भी आज कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे ऊपर राज कर रहा है और हम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। तो मतलब एक तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म का घोल जो है बना के उनको पिलाया गया और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम आया, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम आया, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम आया, भावना आया। और यही कारण है कि 1947 में लोगों ने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और अपने देश को आज़ाद करा दिया। तो यही था। और हमारा सेकंड जो चैप्टर है अब वो भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी चीज़, पढ़ाई एकदम स्लो नहीं चल रही है, एकदम एक्यूरेट चल रही है, बस जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और कोई डाउट हो तो जल्दी कमेंट करिए। कोई डाउट नहीं है, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कोई डाउट हो तो, कोई भी डाउट। समृद्धि सर सिविक्स कब पढ़ाएंगे, हिस्ट्री तो हो जाने दो। देखिए आप लोग जैसे सोचते हो कि सर आए तो 2-3 4 घंटे पढ़ा दे, ठीक है, तो पढ़ाने ही बड़ी बात नहीं होती, उसको आपको समझाना बड़ी बात होनी चाहिए ना। तो आपको 1 घंटे की क्लास के लिए पीछे मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं कि मुझे वाटरलू की लड़ाई में क्या हुआ था, मुझे मालूम है कि आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, मुझे मालूम है कि महात्मा गांधी 1915 में आए, मुझे मालूम है हर चीज़। बट एक होता है कि आपको कैसे पेश किया जाए, आपको कैसे प्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए मुझे खुद टाइम लगता है। सेकंड चीज़, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, अभी बीएड कर रहा हूँ, तो नहीं इतना टाइम मिल पाता, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और समृद्धि जो लिखी है कि सिविक्स भी पढ़ाइए, तो बस आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, या फिर देखता हूँ मैं टाइम कि इसके साथ ही मैं सिविक्स के भी लेक्चर डालता हूँ। रितेश, नेहा, शिवी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, तो फिर हम लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और क्या। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक 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 है। तो फिर ठीक है, तब हम लोग अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सबको गुड इवनिंग, बाय बाय सबको, सब लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा। अब टेस्ट कैसे होगा ऑनलाइन वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल, ओके बाय।